प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था किस कदर में अब मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीर, ये जो है ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर है। यहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले खुद यहाँ से जाकर इस बाइक के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि किसकी व्यवस्था को संभाला जाए। इनसे बात करते हैं। आप देखिए बाइक लेकर, चूंकि यहाँ पर और कुछ नहीं चल सकता गाड़ियां, तो ये बाइक से ही लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जरा अनाउंसमेंट करिए, आप किस तरीके का अनाउंसमेंट करते हैं। देखिए आप किस तरीके से आगे बढ़ते रहे जी, देखिए आप किस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा है। सभी श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे, बाहर निकलने का रास्ता यही है। और ये अनावश्यक रूप से जो लगे हुए ठेले वगैरह किनारे बिल्कुल साइड में रहेंगे। कोई भी रोड पे नहीं रहेगा, रोड पे बैठेंगे नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। ये बताइए कि ये किस तरीके का वाहन कितने वाहन ऐसे चल रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज कुंभ में। यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर वाहन चल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारते हैं? इससे कोई सुनता है, आगे बढ़ता है, क्या होता है इससे? बिल्कुल ज्यादा भीड़ के जगहों में ये थोड़ी जगह में धीरे धीरे चलते रहते हैं, बाकी बड़े वाहन थोड़े। अच्छा, अचानक से जब ये भीड़ बढ़ी है तो ये बाइक से आप लोग कहाँ तक जाते हैं कि यहाँ के मेला स्थान में? उस समय जब ज्यादा भीड़ थी तो रुक गई थी बाइकें, हम लोग पैदल ही गश्त कर रहे थे सभी लोग। अभी भीड़ बढ़ी है? भीड़ तो चल ही रही है, लेकिन पहले इतनी नहीं है, पहले से कुछ कम हो गई। लगातार भीड़ आ रही है? हाँ, लगातार भीड़ चल रही है। लेकिन मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं? मोटरसाइकिल तो ये सभी को ड्यूटी में दी गई है, पॉइंट है कई जगह, हर सेक्टर की अलग अलग बनी हुई है व्यवस्था। देखिए ये ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पर साफ तौर से इस तरीके की गाड़ी है और उसको प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे भी ट्रैफिक को संभाला जाए। और यही वजह है कि अब प्रशासन इस तरीके के मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। प्रयागराज कुंभ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में एक एरो इंडिया बेंगलुरु में भी चल रहा है और ये शो बेंगलुरु के येलाहिंको एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। और इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान से आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने खास बातचीत की। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा एरो इंडिया शो इस वक्त चल रहा है। एक बड़ी बात जो सामने दिख रही है कि चीन ने अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उतार दिया है। हमारी क्या तैयारी, हम अपनी तैयारी को कैसे देखते हैं इसके मुकाबले? जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई ग्लोबली एक्सेप्टेबल मापदंड या परिभाषा नहीं है। कोई भी हवाई जहाज जो 5th जनरेशन है, उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो हम उसे 6th जनरेशन नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है। मतलब एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके द्वारा वो 2 या और हवाई जहाजों को कंट्रोल कर सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूकैप्स हो सकते हैं, स्वान ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की क्षमता होती है और डेटा फ्यूजन होता है, जिसके कारण इसे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी मिलती है। काफी सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में हैं। आपको पता है 2 या 3 कंसोर्शियम्स हैं जो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कुछ समय दूर पे हैं, अभी नहीं है, नजदीक नहीं है इसके। हम अपनी तैयारियों को कैसे देखते हैं इस दिशा में, अगर हम अपने एमका की बात करें या फ्यूचर की जो तैयारियों की बात करें? आमका जो प्रोग्राम है, आप लोग को उसका जो एक मॉडल है, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेशन के टाइम में इंडिया पेवेलियन में आपको अनवील करके दिखाया। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। सर, आज तीसरा दिन है एरो इंडिया का। ओवरऑल क्या सक्सेस आप देखते हैं इस बार, जिस तरह से बात की जा रही मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ऐसे सेक्रेटरी डीएमए के तौर पर अगर आप बात करें तो किस तरह से ओवरऑल सक्सेस को देखते हैं? देखो, किसी भी आपसे हम जानना चाहेंगे, कुछ विधायक नहीं, सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसके कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। जहां तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जो वापस आएंगे
और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं, सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए। सर, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू जी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं, और उधर कांग्रेस भी ये कह रही है कि वहां पर चेंज हो सकते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, नजर अरविंद केजरीवाल की है, एमएलए भी आए थे दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। भगवंत मान अगले 15 दिन, 1 महीना, जैसे कहते हैं ना कि कोई मरीज अस्पताल में दाखिल होता, कहते हैं 72 घंटे बड़े क्रूशियल हैं। अगले 15-20 दिन अब भगवंत मान जी के लिए बहुत क्रूशियल है। 1 महीना खूब बदनाम करेंगे भगवंत मान को, सारे इल्जाम उस पर लगाएंगे, करप्शन से लेके पैसा लूटा, परिवार ने पैसा लूटा, ड्रग्स आई है पंजाब में, औरतों को 1000 नहीं मिला, बहुत कुछ उस पर लगाए जाएंगे एलिगेशन, और फिर उसके बाद उसको हटाया जाएगा। जैसे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को, सिंगला को उठा के बंद कर दिया था बिना किसी एविडेंस, कोई बात ही नहीं थी, वहां पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो कहाँ है आज तक नहीं पता चली। ऐसे ही भगवंत मान को हटाया जाएगा। अब हटाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मैं नहीं मानता, संभावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसमें नाकाम होंगे। पंजाबी कभी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से कुछ मंत्रियों ने अपनी सरकार के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रियों के पीए और ओएसडीज की नियुक्ति नहीं हो पाने से मंत्रियों में गुस्सा है, रोष है। दरअसल मुख्यमंत्री ऑफिस से साफ निर्देश है कि किसी भी मंत्री के स्टाफ की नियुक्ति बिना उनका बैकग्राउंड जांचे परखे बिना नहीं होगी। क्या महायुति सरकार में ऑल इज वेल है? क्या सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि कई मुद्दों पर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद सामने आने की खबरें आ रही हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना मुख्यमंत्री कार्यालय में निजी सहायकों और ओएसडी की नियुक्तियों सहित सिफारिशों के अटके रहने से नाराज है। शिवसेना कोटे से महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने अपनी सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि मंत्रियों से सलाह लिए बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जो मेरे उद्योग विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है, सचिव, उनको मैंने बोला है कि जो काम लोगों को अपेक्षित है, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपेक्षित है, वो अपन ने करना चाहिए। ठीक है, लोकशाही में प्रेस का अलग अलग कुछ ये रहता है कि उदय सामंत ने ये क्यों किया, वो अलग बात है। लेकिन मैंने मेरा कॉन्शियस क्लियर रख के उनको ऐसा बताया है कि जो पॉलिसी मैटर होते हैं उसका मेरे को ब्रीफिंग करिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं आते। महाराष्ट्र की जनता को अगर बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा तो मुझको ही आना पड़ेगा मंत्री करके, तो मुझको ब्रीफिंग होना चाहिए। दूसरा, मैंने उसमें लिखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब का, देवेंद्र जी का, हमारे एकनाथ शिंदे साहब का ऐसा कहना है कि जो सत्ता है वो केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, बराबर है। तो जैसी सत्ता केंद्रित नहीं रहनी चाहिए वैसा अधिकार भी केंद्रित नहीं रहना चाहिए, तो वो नीचे तक जाना चाहिए, जिसके वास्ते वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहां का आम आदमी है, उसको रिलीफ वहां का ही वहां मिले। लेकिन अभी मैंने देखा तो वो सब अधिकार खुद के पास लेने का कोई प्रयास कर रहा है। तो मैंने उसमें ये कहा है कि मैं नाराज नहीं, मैंने उनको उनका कर्तव्य बताया कि वो जो है वो आम आदमी के लिए वो आपका जो अधिकार आपने लिया है वो नीचे दे दो। और इसलिए मैंने 3 बातें कही है कि आपको जो कुछ करना है एज ए कैबिनेट, जो आप ही करिए, आप ही डिसीजन लीजिए। अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 फरवरी को उन्हें भर्ती कराया गया था और आज 12 फरवरी को उनका निधन बताया जा रहा है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्या अपडेट मिल रहा है निधन के बारे में? नेहा, देखिए, पीजीआई के डायरेक्टर ने अभी इस बात को कंफर्म किया है कि सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं पीजीआई में, और उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या लेकर निकल चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में ही किया जाएगा। उन्हें एक ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे, उन्हें बचाया नहीं जा सका है और आज सुबह तकरीबन 8 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। आपको बता दें कि
सत्येंद्र दास तब से मुख्य पुजारी थे जब से अयोध्या का ये आंदोलन चल रहा था। जब रामलला टेंट में थे तब भी वो वहां के मुख्य पुजारी थे, और जब रामलला अपने मंदिर में पहुंचे, यानी जब उनका मंदिर बना, और तब भी वो मुख्य पुजारी के तौर पर थे। तो बहुत लंबा कार्यकाल रहा और तमाम लोग सत्येंद्र दास को राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर हमेशा से जानते रहे हैं। नेहा, इसके अलावा अब निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर क्या संस्कार कब आज ही किया जाएगा, कल किया जाएगा, क्या कार्यक्रम तय किया गया है? देखिए, उनके जो शिष्य हैं वो उन्हें लेकर फिलहाल अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। सरयू किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा। कुछ देर के लिए जो उनका अपना स्थान है अयोध्या में, बहुत छोटी सी कुटिया जैसी है, जिसमें कि वो एक कमरे के मकान में रहते रहे हैं, पहले सीधे वहीं ले जाया जाएगा और उनके दर्शनों के लिए लोगों के लिए दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लेकिन किस वक्त उनका आखिरी संस्कार होगा ये अभी बताया नहीं गया है। माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक उनका दाह संस्कार होगा, लेकिन अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें विवाद है। सोमवार को बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान एयर चीफ मार्शल रक्षा क्षेत्र की पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के बारे में कहते सुने गए कि एचएएल में उनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। एयर चीफ ने कहा कि आपको हमारी चिंताएं दूर करनी होगी, हमें अधिक आश्वस्त करना होगा। फिलहाल मुझे एचएएल पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। एयर चीफ की नाराजगी की वजह लड़ाकू विमानों की डिलीवरी और अपग्रेड में होने वाली देरी है। ये पहली बार नहीं है जब वायुसेना प्रमुख ने समय सीमा का पालन न करने के लिए एचएएल की आलोचना की। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जो एयर चीफ मार्शल ने एचएएल को लेकर नाराजगी जताई है, उसके कारण क्या है जितेंद्र? ठीक है, जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ेंगे। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, एयर चीफ मार्शल का ये बयान विवादास्पद इसलिए भी है क्योंकि एचएएल एक बड़ी संस्था है, उस पर गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, वजह क्या है? देखिए नेहा, जो भी कुछ एयर चीफ मार्शल ने यहाँ पर कहा है, उनका जो कंसर्न है उसको जायज बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जिसे 42 होना चाहिए, वो 30 और 32 के बीच में है। तो उनका जो कंसर्न है वो पहली बार सामने नहीं आया है नेहा। कई बार इससे पहले भी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि एचएएल को सोचना चाहिए कि किस तरह से जो एलसीए मार्क 1 प्रोग्राम है उसको स्पीड अप किया जा सके, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस वक्त फाइटर्स की सख्त जरूरत है। तो ये जो वीडियो सामने आया है उसमें उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ एचएएल राइट नाउ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमानतुल्लाह को लेकर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कई टीमें हैं जो लगातार तलाश कर रही हैं, रेड पे रेड हो रहे हैं। अमानतुल्लाह खान से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल उन पर केस दर्ज हुआ पुलिस की कार्रवाई पर बाधा डालने के, और अमानतुल्लाह की तलाश में कई टीमें अलग अलग जगहों पर रेड कर रही हैं। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम तलाश में जुटी हुई है। खबर यह है कि उनकी वजह से एक शख्स भाग गया जो आरोपी था, और इसीलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर उनकी तलाश के लिए रेड हो रही है। एफआईआर के बाद से ही अमानतुल्लाह का फोन बंद आ रहा है। अमानतुल्लाह खान से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबर आपको बता दें, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।
तो अमानतुल्लाह खान से जुड़ी अभी तक की आपको बता दें बड़ी खबर, कल से ही ये खबरें थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद से जब एफआईआर दर्ज हुई अमानतुल्लाह का फोन बंद आ रहा है, वो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये भी जानकारी मिल रही थी कि वो अग्रिम जमानत याचिका की अपील भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीमें उन्हें खोज रही हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज, कितनी बड़ी मुसीबत इनके लिए, और अमानतुल्लाह कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, एफआईआर जो दर्ज हुई शुरुआत में उसमें सरकारी काम में बाधा डालना तक का था, तो यहां तक तो सही था, लेकिन इसमें जो धाराएं जब एफआईआर सामने आई तो पता लगा कि पुलिस ने बीएनएस की, जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 111 है, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए लगती है, वो धारा इसमें पुलिस ने जोड़ी है। नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलती, और साथ ही साथ 191 बीएनएस ऐड की हुई है, जो धारा राइटिंग के मामले में लगती है। क्योंकि पुलिस का जो सीधे तौर पर जो एफआईआर है, जो कंटेंट है उसमें देखिए, जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो दर्ज करवाया गया है, कि उसमें लिखा है कि जब वो शावेज को पकड़ करके पुलिस की टीम जब वापस आ रही थी, तो अमानत अपने 15-20 साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और बाकायदा धमकी देते हैं कि यहां आए हो तो वापस कैसे जाओगे। भीड़ एक जगह एकत्र ना हो महाकुंभ में, उसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है। आप देखेंगे यहां पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक साथ इकट्ठा हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए इनको यहां लगाया गया है, और पब्लिक बढ़ती रहे, भीड़ बढ़ती रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। आप देखिए किस तरीके से ये भीड़ को डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो एक और वो हेलीकॉप्टर पर देखिए किस तरीके से सामने पुष्प वर्षा हो रही है, किस तरीके से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन रोहित कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो श्रद्धालु माघी पूर्णिमा में स्नान के लिए बढ़ रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो वहीं ये एसडीआरएफ के तैनात जो जवान हैं, इनकी टुकड़ियों को देखें, ये लगातार जो श्रद्धालु हैं उनको आगे बढ़ने की हिदायत दे रहे हैं कि एक जगह आप मत खड़े रहें, बढ़ते रहें, चलते रहें, क्योंकि एक जगह खड़े होते हैं तो समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में इनका यहाँ रहना एक बड़ी तसल्ली भी देता है कि ये और यूपी पुलिस के जवान लगातार ये इंश्योर कर रहे हैं। इनके पास इस तरह के स्पीकर्स भी हैं, जिन स्पीकर्स पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भीड़ ना लगाएं, लगातार आप बढ़ते रहें, और इस तरह से स्पीकर्स के जरिए अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है वो बढ़ती रहे, एक जगह ना रुके। आप देखिए ये लगातार इसके जरिए जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, पुलिस के जवान भी तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर आएंगे तो तमाम और अधिकारी भी हैं। यहाँ पर जो मेले के डीएम हैं वो भी मौजूद हैं, विजय किरण जी, और इसके अलावा भानु भास्कर भी लगातार गश्त कर रहे हैं, राजेश द्विवेदी जी भी यहाँ लगातार हैं, और विजय किरण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बात कर तस्वीरें देखिए किस तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है कुल मिलाकर, और ग्राउंड पर सारे आला अधिकारी उतर आए हैं, जिससे माघी पूर्णिमा का जो स्नान है वो पीसफुली निपटे और सभी श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर आगे बढ़ें। सीताराम येचुरी के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये सामने है कि इंडिया ब्लॉक में घटक दल सीपीआईएम का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा, वो नेतृत्व का क्या होगा। लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सीपीआईएम हेडक्वार्टर में ये जो महासचिव की भूमिका है, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, उस पर संशय बना हुआ है। कई बार मंथन हुए हैं, पोलित ब्यूरो की बैठकें जो होती हैं, सेंट्रल कमेटी की एक बैठक हो चुकी है, एक सेंट्रल कमेटी की बैठक प्रस्तावित है जो कि मार्च में हो सकती है, और इस बीच 2 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक तमिलनाडु के मदुरई में पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ही दरअसल सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। ये भी तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन है। दरअसल कई सारी परिस्थितियों के बीच असमंजस ये है कि जो पुराने नेता हैं, चाहे वृंदा करात हो, प्रकाश करात हों, और जो केरला के तमाम सारे नेता एमएलए भी हैं,
उनमें से क्या कोई सीपीएम का महासचिव बन सकता है? इस दफ्तर पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर चहल पहल अभी भी होती है, पार्टी के नेताओं का आना जाना चल रहा है, लेकिन हर किसी के मन में, खासकर सीपीआईएम का कैडर जहां पर है, बंगाल है, त्रिपुरा है, केरल है, तमिलनाडु है, उनके मन में ये सवाल है कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। परिस्थितियां और कानून ये कहता है, सीपीआईएम का संविधान ये कहता है कि 75 साल की उम्र सीमा पार होने के बाद आप महासचिव नहीं बन सकते, लेकिन उसी कानून में दरअसल एक प्रोविजन ऐसा भी है कि अगर परिस्थितियां विशेष हों तब उस नियम के विपरीत जाकर के किसी अनुभवी को पार्टी की कमान दी जा सकती है। दरअसल ये भी माना जाता था कि जिस तरह इंडिया ब्लॉक में तमाम झगड़े हुए, हरियाणा, हाल के राज्यों में, दिल्ली में जो परिस्थितियां बनी, अगर सीपीएम महासचिव, पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी जीवित होते तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती, बहुत सारी चीजों को सुलझा लिया गया होता। कई बार जब भी इंडिया ब्लॉक में इस तरह के टूट मतभेद की स्थिति आई तो सीताराम येचुरी न सिर्फ नेतृत्व बल्कि उनकी मध्यस्थता बेहद काम आई। लेकिन आज इनकी अनुपस्थिति न सिर्फ सीपीएम को खल रही है बल्कि उसका बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को भी हो रहा है। अब इसीलिए नजर बनी है पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो अप्रैल में होनी है कि कौन संभालेगा वामपंथ के सीपीआईएम दल की कमान और कौन, उसकी भूमिका इंडिया ब्लॉक में आगे क्या होगी। दिल्ली में सीपीआईएम मुख्यालय से मैं यहाँ का साबका सरपंच हूँ। मुकेश जी की एक गजब घटना हुई है, इस समय देखा जाए तो शहीद हो गए हैं। किस तरह का अगर देखा जाए तो किस तरह का लड़का था? ये लड़का बहुत ही सोशल था। गांव में भी जब छुट्टी आता था तो बच्चों को यही प्रेरणा देता था कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। उनको किट लगा के, पूरी किट लेके दी थी उसने। बहुत ही होनहार बच्चा था। कब खबर मिली आज? हमें कल 5 बजे खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ। कल इनके घर पे फंक्शन था 4 बजे, तो हम यहाँ से मैं भी यहाँ से 4 बजे गया था, तो घर पे पहुंचा तो ये खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे हो गया उसके साथ। तो आज की घड़ी में हमारा घर वाले तो जो है ही हैं दुखी, पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा सांबा डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से हमारा नियरेस्ट घोड़ासलातियाँ हैं, यहाँ के भी लोग रात को यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ एक बड़ा प्रयास रहा है कि ज़्यादातर लोग आर्मी में ही हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं आर्मी में, इसका छोटा भाई भी आर्मी में है और इसने बहुत जगह काम किया है। उनके आर्मी के जितने अफसर थे, मुझे फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि हमारी यूनिट को इसका बहुत घाटा हुआ है। तो इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क को भी, हमारे देश को भी ये बहुत घाटा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये भी कार्य न हरकत कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। रुतबा इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाली इस इलाके की पहली शख्सियत है। इस कलात्मक प्रतिभा के अलावा रुतबा नेशनल लेवल की मार्शल आर्ट चैंपियन है और कैलीग्राफी का भी शौक रखती हैं, जिसे लेकर उनके परिवार को बहुत गर्व है।
पहले एज एन एथलीट मैं एक स्पोर्ट्स में भी हूँ और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। सो स्पोर्ट्स में काफ़ी सालों से खेली, ऑलमोस्ट 9 to 10 years हो गए मुझे स्पोर्ट्स में। तो वहाँ से फिर कोविड के टाइम वो बंद हो गया था, एकेडमीज बंद हो गई। उसके बाद मैंने आर्ट में ज़्यादा टाइम दिया अपना, तो आर्ट में मैंने काफ़ी होल्ड हासिल किया। आफ्टर दैट 2021 में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया पहले। उसके बाद से ये हो गया कि नेशनल लेवल का हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ करना है। फिर रिसर्च की तो देखा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, तो फिर मुझे तब से शौक हो गया कि नहीं इसमें अपना नाम बनाना है। फिर ऑलमोस्ट लास्ट 3 years से मैं कंटिन्यूस में ट्राई कर रही थी। 2 बार ऑलमोस्ट मैं फेल हो चुकी हूँ, फिर 3rd ट्राई में मैं इसमें बन गई रिकॉर्ड होल्डर। रुतबा को मॉडर्न आर्ट और कैलीग्राफी का शौक है। हालांकि ओरिगामी के प्रति उनके विशेष प्यार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने महज 1 घंटे में 250 नाव बनाकर 150 कागज की नाव बनाने के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनकी सफलता के इस सफर में कई चुनौतियां भी आईं। हालांकि माता पिता के समर्थन से उन्होंने सारी चुनौतियों को पार करते हुए खुद को साबित किया। जब उन्हें गिनीज प्रमाण पत्र मिला तो वो और उनका परिवार बेहद खुश हुआ। एक्चुअली जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया तो पहले मैंने देखा, मतलब क्योंकि कहीं पर है नहीं गाइडलाइंस कि कैसे अप्लाई करना है, और कश्मीर में तो ज़्यादा इसका है भी नहीं। मैंने 1-2 से जिनके पास था रिकॉर्ड उनसे जाके इंस्टा पे रब्ता किया, काफ़ी उन्हें रिप्लाई नहीं किया, काफ़ी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए रिसर्च की कैसे करना है कैसे करना है। फिर एट लास्ट मुझे एक ने रिप्लाई किया, उसने बोला आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने खुद ही अकाउंट क्रिएट किया। देन मैंने देखा कि क्या क्या रिकॉर्ड्स है। फिर वहाँ से जब मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ से वो लोग खुद ही गाइडलाइंस देता है कि आप लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको फिल करना है, मेजरमेंट वगैरह क्या होना चाहिए, तो वो वहीं से देता है। उसके बाद मैंने ट्राई किया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि होगा, क्योंकि 2 बार मैं फेल हो गई थी। फिर मैंने तीसरी बार भी ट्राई किया, बट इस बार भी मुझे पता थी कि नहीं होगा, कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने मेल पढ़ी, मैंने वो 2-3 बार पढ़ी कि नहीं ये सच में यही लिखा है या नहीं। सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। रुतबा का मानना है कि सिर्फ सपने नहीं बल्कि उसका पीछा करना भी उतना ही दिल्ली में चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने खुलकर मुफ्त बिजली, पानी, इलाज जैसे वादों की रेवड़ियां बांटी। चुनाव के परिणाम रिजल्ट भी आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति पर सवाल उठा दिए। अदालत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कल्याणकारी योजनाओं से कोई परेशानी हमें नहीं, लेकिन इसके कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में पैसा मिल रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने ये सख्त टिप्पणी की है। मुफ्त में आप राशन दे देते हैं, बिजली पानी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, और ऐसे में लोग काम नहीं करते, उनकी काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, मुफ्त की उन्हें आदत पड़ गई है। मुफ्त योजना और कैश से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आइए हम आपको सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा के पास लिए चलते हैं। सृष्टि, कितनी गंभीर ये टिप्पणी है और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जिस याचिका में सुनवाई हुई, उनका कहना था कि जो बेघर लोग होते हैं उनके लिए सरकार को रहने की व्यवस्था करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होने की काफी जरूरत है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, इन लोगों को जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें शामिल करने की जरूरत है। इन लोगों को मुख्य धारा के समाज का हिस्सा ना बनाकर क्या हम इनके साथ गलत नहीं कर रहे? मुफ्त सुविधाओं के कारण या फ्रीबीज जो दी जा रही हैं या फ्री राशन जो चुनाव घोषित होते हैं उसके पहले जो घोषित की जाती हैं, दी जाती हैं, तो क्या लोग काम करने को तैयार, इन फ्रीबीज के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं? उन्हें बिना काम किए अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो वो काम कैसे करेंगे? मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, मुख्य धारा के समाज का हिस्सा कैसे बनेंगे? और अगर मुख्य धारा के समाज का हिस्सा नहीं बन पाते तो राष्ट्र के लिए राष्ट्र के आगे बढ़ने में योगदान कैसे देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट की ये फ्री राशन और फ्रीबीज जो इलेक्शंस के पहले हम देखते हैं अनाउंस की जाती हैं, उसके लिए कोर्ट ने टिप्पणी दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को ये भी कहा है कि जो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिशन है, कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में
दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और कांग्रेस के नेता संजय कुमार को दोषी ठहरा दिया गया। दिल्ली में दंगे हुए थे, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भयंकर सिख विरोधी दंगे हुए थे और सिखों का कत्लेआम किया गया था। सिख पिता पुत्र की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी अदालत ने ठहराया है। सज्जन कुमार पर केस चल रहा था इन दंगों को भड़काने के लिए और दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत में ये केस चल रहा था और इसमें सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। इस समय की बड़ी खबर यही है कि सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता जो कि सिख विरोधी दंगे के मामले में आरोपी थे, उन पर केस चल रहा था। अब ये बड़ा निर्णय यहां पर आ गया है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत ने निर्णय दिया है, एक सिख पिता पुत्र की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। संजय शर्मा सीधे अदालत के बाहर से हमारे साथ हैं। संजय, अभी दोषी कब तक सजा होगी और क्या ये मामला था? ये मामला 1984 में जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें कई जगह सज्जन कुमार के खिलाफ कई जगह दंगा भड़काने और सिखों को जिंदा जलाने के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप थे। और हत्या के इस मामले में सज्जन कुमार को इतने वर्षों बाद 1984 का मामला है तो लगभग 40 साल बाद सजा सुनाई गई है और इस मामले में और ये बताया गया कि उन्हें दोषी ठहराया गया है हत्या के मामले में, पिता पुत्र की हत्या का। तो ऐसे में अब 18 फरवरी को इस मामले में कोर्ट ने तय किया है कि सजा पर बहस होगी। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा हमारे संवाददाता। जया बच्चन अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है और लगातार किसी न किसी मुद्दे पर वो खुलकर के अपने विचार भी रखती है। अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के संसद में आवाज उठाई है और यकीनन कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति ने खुलकर इस पर सरकार से सवाल पूछा है। जया बच्चन ने कहा कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। दैनिक वेतन वाले मजदूरों का अस्तित्व मुश्किल में है। यही नहीं, निर्मला सीतारमण से बॉलीवुड की मदद की भी अपील की है। आपको बता दें कि इन दिनों संसद में बजट सत्र जारी है और राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा की जा रही है। इसी बीच एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री की हालत को लेकर के सरकार से सवाल भी किया है और अपील भी की है। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए एक प्रपोजल लाने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारें फिल्म इंडस्ट्री को लगातार नजरअंदाज करती रही है और अब भी वही हो रहा है। अगर आज जीएसटी को छोड़ दिया जाए तो सभी सिग्नल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, लोग थिएटर्स ही नहीं जा रहे क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भारत को पूरी दुनिया से जोड़ती है, लिहाजा इसे जिंदा रखना बेहद जरूरी है और सरकार को फिल्म इंडस्ट्री की मदद के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब एरो इंडिया शो के दौरान तीनों सेना प्रमुखों ने देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसी पर उड़ान भरी। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, कैसा आपको लगा एलसी पर उड़ान भरकर और इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? सबसे पहले तो उड़ान बहुत रोमांचक थी और जैसे आपने बताया कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एयर चीफ ने आर्मी चीफ को अपने साथ उड़ाया और हम दोनों कोर्समेट भी हैं, तो एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़्यादा था और ये विश्वास हम दोनों के बराबर ज़रूरी नहीं है। ये है जो हमारी एयरफोर्स आर्मी है, उन दोनों के बीच में ये विश्वास बना रहना चाहिए और हर दिन ये बढ़ता रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने देखी थी एलसीए तेजस के ऊपर हमने किया था, तो इसमें हम ये भी बताना चाहते थे कि भारत में निर्मित जो भी सामान है वो विश्व स्तर का है और आगे आने वाले दिनों में वो और भी ऊंचे स्टैंडर्ड का बनेगा। इस बार जो जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको, उस थीम को और यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता की बात की जाए, चाहे आपने एलसीए पर उड़ान भरी, उन सारी चीज़ों को किस तरह से तीनों सेनाएं आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय सेना
85% जो सामान है वो हमेशा सुरक्षित रखती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदते हैं तो उस इक्विपमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स यहाँ से ला सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिए जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 106 देशों से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस बार डेलीगेट्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग आके ये देख रहे हैं कि भारत के साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और भारत का जो आत्मनिर्भरता का एक जो हमने उद्देश्य लिया है, ये जो हमारी एक मानसिक वो बनी हुई है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत लोगों ने आगे बढ़ के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिए हैं और ये ऑफर्स ऐसे हैं कि अगर भारत देश में आ जाएंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट होगा वो विश्व स्तरीय बनेगा। इस दौरान ऐसे कौन से ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सेना के लिए इस दौरान लॉन्च हो सकते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं सेना के सामने वो मेक इन इंडिया के हथियारों से लड़ाई जा सकती है? आपने सही बताया है। जैसे हमारे स्मॉल आर्म्स हो गए, हमारे यूएवीज और ड्रोन्स हो गए, काउंटर यूएस इक्विपमेंट। इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों में मंगलवार को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5% की गिरावट आई, जो लगातार 5वें सत्र में गिरावट का संकेत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम के सभी अमेरिकी आयातों पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिकी व्यापार नीति पर बढ़ती चिंताओं के बीच निवेशकों की भावना कमजोर होने के कारण बाजारों में व्यापक स्तर पर बिकवाली हुई। लगातार विदेशी फंड की निकासी और कमजोर घरेलू आय ने बाजार में नकारात्मक भावनाओं को और बढ़ा दिया। 30 शेयरों वाला बीएससी सेंसेक्स 1018 अंक गिरकर 76,293 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 309 अंक गिरकर 23,071 पर बंद हुआ। जोमेटो, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सबसे अधिक नुकसान में रहे, जबकि भारतीय एयरटेल एकमात्र लाभ में रही। I think this is coming out of the news when the US decided to impose tariffs on steel industry. I think the tariff war is getting more and more aggravated. The markets, I call them as tarified right now. And I think that is making the investors, the FIIs, sell more every day. The market has come again close to 23,000. I see there's a major support at 22,800. I hope that doesn't get breached, but things are not looking very good. It's one step forward and two step backwards. सभी क्षेत्र सूचकांकों में नरमी रही, जिसमें ऑटो, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, पावर और रियल्टी स्टॉक में 2% से ज्यादा की सर्वाधिक गिरावट देखी गई। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेन, चीन का शंघाई कंपोजिट और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट लाल निशान में बंद हुए, जबकि सियोल का कोस्पी हरे निशान में बंद हुआ। इस बीच जापान में बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे। यूरोपीय बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला। सोमवार को वॉल स्ट्रीट में तेजी रही। सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध विक्रेता रहे। उन्होंने 2,463 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की इक्विटी बेची। हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पंजाब सरहद पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से आने वाले कई ऐसे ड्रोन मार गिराए जो वहां से हथियार, नशीले पदार्थ ला रहे थे। पहली बार हम सिस्टम को दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। अडानी डिफेंस ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक व्हीकल माउंटेड ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसको बीएसएफ ने पंजाब सरहद पर तैनात किया है और इस सिस्टम की वजह से 15 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ड्रोन डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद 10 किलोमीटर की रेंज में आने के बाद उसको किल कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसी की वजह से पिछले साल में बीएसएफ ने कई ऐसे पाकिस्तान से ड्रोन मार गिराए। अडानी डिफेंस ने इसे डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया है और अब ये बीएसएफ के साथ आने वाले दिनों में सेनाओं में भी शामिल होगा, खासतौर पर सरहद के पार ड्रोन कैसे किया जा सकता है उसके लिए ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्दीक, एरो इंडिया।
प्रयागराज में कल जिस तरीके से स्नान है अमृत, उसको लेकर देखिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये रैला हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उन लोगों की जो श्रद्धालु बिहार से लोग आ रहे हैं। ये अंदर की जो तस्वीरें हैं, यानी प्रयागराज सिटी में इस तरीके से लोग लंबे लंबे चले आ रहे हैं पैदल। यहाँ पर पुलिस फोर्स उनको, यानी कि पुलिस के अधिकारी हैं, वो समझा रहे हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है। इस भीड़ को मैनेजमेंट किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहीं से देखिए ये सब सर पे रखे हुए और चले आ रहे हैं दूर दूर से, किसी को भी लगातार। ये देखिए आप किस तरीके से पुलिस ने अरेंजमेंट किया है। अगर हम आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट की बात बताएं तो पुलिस ने यहाँ पर संगम जाने का मार्ग लिख रखा है और यहाँ पर हेल्प डेस्क की टाइप बनाई है कि लोगों को आगे के बारे में बताया जाए कि आखिर किस तरीके से ये हेल्प डेस्क बनाई गई है। और साथ साथ यही नहीं, इस तरीके से पूरे सड़कों पर आप देखिए ट्रैफिक के साथ साथ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इस तरीके के वज्र वाहन भी खड़े किए गए हैं, किसी भी असुविधा के लिए, दुर्घटना से पहले बचने के इस तरीके के वज्र वाहन को भी लगाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर लोगों को रोक के जो समझा रहा है, वो भी देखिए किस तरीके से लोगों को समझाने की प्रक्रिया की जा रही है और साफ तौर पे उनको निर्देश भी दिया जा रहा है किस तरीके से जाएं। सर, आप लोग जो यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि सीधे रास्ते पे जाइए, सीधे, यहाँ भटकना नहीं, यहाँ से दूरी नजदीक में है और सीधे पैदल चले जाएं, अनावश्यक कहीं इधर उधर न मुड़ें। देखिए यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रही है, समझा रही है कि किस तरीके से जाएं। आप देखिए तस्वीरों में लगातार लोग चलते आ रहे हैं। इसलिए पूछा जा रहा है कि उनकी मदद हो सके, उनको आगे भेजा जा सके। और ये सभी पूरी रेला का रेला चलता चला आ रहा है, जो प्रयागराज संगम नहाने जा रहे हैं और कल के लिए ये बड़ा दिन उनके लिए हो सकता है। आप लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से। कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी? ये नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है इस तरीके। इतना तो होता ही है, कुंभ नहाने आएंगे लोग। कल जो है बड़ा स्नान है, अमृत स्नान है, तो उसी के लिए आए आप लोग? हाँ जी, उसी के लिए आए। आपको डर नहीं लगा कि भीड़ होगी बहुत ज्यादा? नहीं, कुंभ में क्या आएगा डर, सनातनी है। हाँ, इसलिए देखिए लगातार यहाँ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज दिल्ली में भगवत मान, इसके साथ साथ बहुत सारे एमएलएज यहाँ पर आए थे, मीटिंग हुई उनकी अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने सारी अटकलों पर लगाम लगा दिया। देखो, दर्द बहुत गहरा था, चोट बहुत बड़ी थी और उसे मलहम लगाने के लिए 96 लोग यहाँ चल के आए। वो मलहम आज सिर्फ केजरीवाल जी की लगाई है और बाकी दूसरा ऑपरेशन तो जो है अभी शुरू होगा। आज तो सिर्फ पंजाब वाले वहाँ से अपनी जो पट्टियाँ हैं, जो दवाई है, वो प्रबंध करके लेके आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कई चीज़ें रुक नहीं पा रही थी। उन चीज़ों को रोकने के लिए केजरीवाल साहब की वो प्रबंध करके वहाँ से आए थे। अभी तो उसे स्टॉपेज लगाया है, वो जो ड्रेन में काम जा रहा था उसे रोका गया है। आज अगली बार भगवंत मान साहब की आएगी। आज देखा ना, कभी भगवंत मान, आप जितनी भी वीडियो निकाल लो, आप जितनी भी कोई फोटोज निकाल लो, कभी उनके साथ कोई नहीं दिखेगा। आज छाती तान के उनके प्रधान भी खड़े थे, आज छाती तान के उनके कैबिनेट मंत्री भी खड़े थे। तो यहाँ से पता लगता है, पंजाबी कहते हैं हमारे कुज्जे में डाल के बंद कर लिया। आज उनको पटारी में डाल लिया है। जिस दिन उनका सांस बंद करना होगा उस दिन कर देंगे। वो आज शुरुआत है जो भगवंत मान साहब की हो गई। आपने मरहम लगाने की जो बात कही, किस तरीके की मरहम की बात कर रहे हैं? क्या भगवंत मान को लेकर के आप किसी तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? देखो, मेरी निगाह में भगवंत मान कभी चीफ मिनिस्टर है ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर ही हमेशा केजरीवाल ही रहे हैं। भगवंत मान तो एक कठपुतली है, वो धागे से हिलती है, इस धागे से दूसरी छोड़।
टन सोना खरीदा। साल 2024 में सोना खरीदने वाले देशों में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सबसे पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की रहा। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो अलग अलग देश अपने सोने के भंडार को बढ़ाने में जुट गए, या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जिसकी वजह से दुनिया के देशों में सोना खरीदने की होड़ मच गई है। सबसे पहले भारत के लिहाज से आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2024 के अंत तक आरबीआई के पास सोने का स्टॉक 876.18 टन था, जिसकी कीमत $66.2 बिलियन थी, जो एक साल पहले इसी समय 803.58 टन था, जिसकी कीमत 48.3 बिलियन डॉलर थी। यानी एक साल में ही भारत ने 72.6 टन की खरीद की। 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद से अब बढ़ती जा रही है और 2017 के बाद सोना खरीदने में भारी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2024 में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा। वर्ल्ड बैंक काउंसिल के अनुसार पोलैंड के केंद्रीय बैंक ने साल 2024 में 90 टन सोना खरीदा। इसी के साथ इसका सोने का भंडार 448 टन हो गया है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी चीन की बात करें तो चीन ने साल 2024 में 34 टन सोना खरीदा है, लेकिन भारत के मुकाबले चीन का सोने का भंडार लगभग 3 गुना ज्यादा है। गोल्ड काउंसिल के अनुसार चीन के पास 2264 टन सोने का रिजर्व है। सवाल है कि दुनिया सोने की इतनी दीवानी क्यों हो गई है? इसके पीछे कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो जिम्मेदार नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक व्यापारिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों और वैश्विक बाजार में इन्फ्लेशन और अनिश्चितता का डर है। इन आशंकाओं से निपटने के लिए दुनिया के बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो अपना मूल्य कभी नहीं खोता। आपको बताएं तो 2025 के 40 दिन अभी गुजरे हैं, लेकिन इन 40 दिनों में ही सोने की कीमतें 10% तक बढ़ गई हैं। सोमवार को ही सोने की कीमत 1.5% बढ़कर रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने सोने की तेजी को और बढ़ावा दिया है। ऐसा इस रिजर्वेशन है तब भी गेट नहीं खोल रहा है। देखिए कैसे कर रहा है। प्रयाग जाना है, रिजर्वेशन है, मेरा रिजर्वेशन है। प्रयागराज में जारी आस्था के महापर्व महाकुंभ में सभी बड़े स्नान हो जाने के बाद उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की तादाद में कमी होगी, लेकिन बजाय घटने के श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे पर देखने को मिल रहा है। दरअसल इस 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले के भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ स्नान और 144 साल के संयोग के साथ हर कोई त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है, तो कई ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण रिजर्व बोगियां भी नहीं खुल पा रही है। हालांकि यात्रा आसान बनाने के लिए वाराणसी के अलग अलग स्टेशनों से लगभग 50 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेन हर थोड़ी देर पर चलाई जा रही है, लेकिन न केवल इन ट्रेनों में बल्कि प्रयाग की ओर से आने जाने वाली तमाम ट्रेनों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी मुसीबतों का करना पड़ रहा है सामना? रिजर्व सीट वालों को भी नहीं मिल रही जगह, सीटों से दोगुनी भीड़, सांस लेने में दिक्कत, शौचालय इस्तेमाल करना हो रहा मुश्किल, भीड़ में महिलाओं के साथ हो रही बदतमीजी। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जगह जगह हंगामे हो रहे हैं। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर भीड़ इतनी बढ़ गई कि गेट न खुलने पर उग्र यात्रियों ने पथराव कर दिया। क्या है पूरा मामला? बिहार के समस्तीपुर से महाकुंभ जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए हंगामा। श्रद्धालुओं ने ट्रेन की गेट न खुलने पर किया पथराव कर तोड़ी ट्रेन की खिड़की। अंदर बैठे लोगों में फैली दहशत, खौफ में मच गई अफरा तफरी। खिड़की से जबरन अंदर घुस रहे लोग। सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों का ऐसा ही हाल है। मधुबनी में तो तोड़फोड़ की गई। टिकट होने के बाद भी अंदर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, टिकट कन्फर्म है लेकिन फिर भी अंदर जाने को रास्ता नहीं है। सब गेट बंद करके पूरा जाम करके बैठे हैं।
सख्त कानूनी कार्रवाई और चारों तरफ से आलोचना झेल रहे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के लिए और भी ज्यादा बुरी खबर आ गई है। दरअसल ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट पर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कानूनी कार्रवाई के साथ शो पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है ICWA की तरफ से और ये कहा गया है कि रणवीर और समय की जो टिप्पणी थी वो बेहद आपत्तिजनक थी, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ थी। लिहाजा इस शो का बॉयकॉट किया जाएगा और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह के कोलैबोरेशन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आग्रह किया गया है। इसमें ये साफ कहा गया है कि इसमें जो घिनौने और घटिया बयान दिए गए हैं वो हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के लिए बेहद अपमानजनक है। लिहाजा ऐसे कंटेंट पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं और हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद बड़ा खतरा है। लिहाजा ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ऐसे घिनौने शो को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ ये साफ कर दिया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से इस शो को और इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तमाम टेक्नीशियंस, मेकर्स, एक्सपर्ट से ये आग्रह किया गया है कि वो तत्काल इस शो से हट जाएं। इन मांगों की लिस्ट में ICAW ने साफ कर दिया है कि इंडिया गॉट टैलेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके लिए सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए डिजिटल कंटेंट के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। AI समिट चल रहा है फ्रांस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। AI समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में AI समिट में, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य आयोजन वहां पर हुआ है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। तो फ्रांस में शुरू हो चुका है ये AI समिट। ये विशेष सम्मेलन है और इसमें भारत का AI के लिए प्लान क्या है। आप याद कीजिए, बजट में भी AI को प्राथमिकता दी गई है और अब प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों AI को लेकर एक युद्ध जैसी स्थिति छिड़ी और इस बीच फ्रांस में ये हो रहा है सम्मेलन। भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस भूमिका पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस AI समिट में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा है और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI समिट में हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, PM मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ AI समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में AI, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस समिट को AI का महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। AI समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है फ्रांस के साथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 90 देशों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई हैं जो इस समिट में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस AI समिट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, ये जो प्रतिनिधि हैं सारे की सारी ये 90 देशों के प्रतिनिधि हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में पेरिस में पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात इमैनुअल ईडी ने PMLA कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये मांग किया है कि IAS पूजा सिंघल, जिसका सस्पेंशन हाल में ही रिवोक किया गया है, उनको कोई अहम विभाग नहीं दिया जाए, यानी कोई विभाग का सचिव नहीं बनाया जाए, क्योंकि वो ट्रायल फेस कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और अगर
उनको कोई कोवेटेड पोस्ट दिया जाता है या की पोस्ट दिया जाता है तो जांच को या ट्रायल को वो प्रभावित कर सकती हैं। पूजा सिंघल 28 महीने जेल में थी और उसके बाद दिसंबर 2024 में उनको बेल मिला। उसके बाद सस्पेंशन रिव्यू कमेटी ने उनके सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक और कार्मिक सुधार विभाग यानी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विभाग में अपना योगदान भी दे दिया है। मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। उनके ऊपर आरोप था कि मनरेगा घोटाला में उनकी कॉम्प्लिसिटी है। उनके ऊपर यह आरोप था कि 2009 और 10 में जब वो खूंटी की डीसी थी उस वक्त बगैर काम के ही मनरेगा के तहत भुगतान कर दिया गया। 18 करोड़ रुपए जो है इस मामले में गबन का मामला जो है उसको लेकर एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया था। और उसी दरमियान जब मई 2022 में ही ईडी ने रेड कंडक्ट किए तो उस वक्त पूजा सिंघल से एसोसिएटेड एक सीए जो थे सुमन कुमार, उनके ठिकानों से लगभग 19 करोड़ रुपए की बरामदगी भी हुई थी यानी रिकवरी की गई थी। उसके बाद जो है लगातार वो जेल में थी और अब जब उनका सस्पेंशन रिवोक हो गया है और ये चर्चा जोरों पे था कि उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो खान सचिव थी और अब जो है ये भी जो है चर्चा था कि उनको कोई अहम विभाग दिया जा सकता है, उसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसके पहले ईडी ने पीएमएलए यानी स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मांग किया है कि उन्हें जो है कोई की पोस्ट नहीं मिलना चाहिए वरना वो जांच या ट्रायल जो वो फेस कर रही हैं उसको प्रभावित कर सकती हैं। अगली सुनवाई जो है 14 फरवरी को होनी है, लेकिन इतना तय है कि ईडी ने जो याचिका दाखिल की है उससे आईएएस पूजा सिंघल की कहां हैं दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। घर पर अमानतुल्लाह नहीं हैं, उनका फोन बंद है। जामिया नगर थाने समेत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीमें अमानतुल्लाह खान की तलाश में छापा मार रही हैं। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उनके कारण दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के कब्जे से एक आरोपी भागने में सफल रहा और इसके बाद अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अमानतुल्लाह खान पर चुनाव परिणाम आते ही ये एफआईआर दर्ज हुई। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहां से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं जो पब्लिक जो फंक्शनरीज है उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली और जो अनलॉफुल असेंबली है इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं, तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। कहां हैं अमानतुल्लाह खान, क्यों पुलिस से बचते फिर रहे हैं? पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी। दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे 24 घंटे हो चुके हैं, अभी भी वो अब्सकॉन्डिंग है। जो एलिगेशंस है, कल क्राइम ब्रांच की टीम जब ओखला पहुंची थी, शाहबाज खान बोल के एक क्रिमिनल जिनका मर्डर चार्जेस है उनको गिरफ्तार करने के लिए, तब अमानतुल्लाह खान और उनके लोगों ने दिल्ली पुलिस को अपने काम से रोका, जिसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की शिकायत पे लोकल पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है राइटिंग पब्लिक ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि 111 है उस धारा पे भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने कई टीम बनाई है। का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बीजापुर में चल रहा है और इनफैक्ट इस
पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब तक कुल 31 नक्सल्स को एलिमिनेट किया जा चुका है, जो अभी तक 2025 का सबसे बड़ा है। दंतेवाड़ा में पिछले साल भी ऐसा एक ऑपरेशन हुआ था, काफी सक्सेसफुल था वो ऑपरेशन, उसमें भी 31 नक्सल्स को एलिमिनेट किया गया था। हाउएवर बीजापुर में ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है उसमें 2 जवान ऑलरेडी मार्टरडम अटेन कर चुके हैं, यानी 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 काफी क्रिटिकल हालत में कल उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया था। उन्हें एयरलिफ्ट करा के रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उनका उपचार अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि डेंजर जोन से बाहर है। मैं आपको यहाँ बहुत खतरे का सामना करके मैं आपको यहाँ पर इस स्पॉट पर लाई हूँ और ये स्पॉट आप देख पाएंगे घोर जंगल है, ये घोर नक्सल प्रभावित जंगल है ये सारे, और यहाँ से भी अभी कुल 40 से 50 किलोमीटर दूर और हम आगे जाएंगे, पहाड़ों से चढ़ के आगे जाएंगे, तब जाके हमें वो स्पॉट मिलेगा जहां पर ये एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। अभी हम बीजापुर पहुंचे थे और बीजापुर से कुटरू हम आगे आए। कुटरू 25 किलोमीटर आगे है। कुटरू से फिर हम फरसेगढ़ पहुंचे हैं। फरसेगढ़ से और 40 किलोमीटर दूर वो स्पॉट है जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। अब उस स्पॉट पर पहुंचने के लिए हमें कुल मिलाकर 2-3 ऐसे पहाड़ है जो पैदल चल के उन्हें क्रॉस करना होगा। उसके बाद हम घोर ऐसे जंगल में पहुंचेंगे जहां तक आज तक फोर्सेस नहीं जा पाई थी, और यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फोर्सेस की कि वो ऐसे इलाकों में घुस रहे हैं जो अभी तक इनएक्सेसिबल थे। और ये कहीं ना कहीं अमित शाह का वो जो दिया हुआ टारगेट है 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने का, उसी को पूरा करने के लिए रोज एंटी नक्सल ऑपरेशंस ऐसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहां पर ऐसी टिप मिली थी कि बहुत हाई रैंक के कमांडोज, नक्सल कमांडोज वहां पर मौजूद थे और इसीलिए काफी ज्यादा आप देखेंगे जखीरा जो है वेपन्स का वो भी मिला है, जिसमें कि AK-47 है, इंसास है, .303 है, BGL है, ये सारे एडवांस्ड वेपन्स है। इसके साथ ही बताया जाता है कि एक एडवांस्ड फोन भी मिला था जिसे MHA भेज दिया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। उससे बहुत ज्यादा नक्सल फोर्सेस यूज करके अब उसके एडवांसमेंट की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और इनफैक्ट MHA उसे भेजा गया है क्योंकि वो एक काफी एडवांस्ड फोन है जिसे इस ऑपरेशन में यूज किया गया है। लेकिन उसके बारे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ज्यादा बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर अस्पताल के संबंध में एक सामूहिक शिकायत 10-12 लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें से 4-5 लोगों का साइन एप्लीकेशन पे है। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि उन्होंने कोई सर्जरी उस अस्पताल में करवाई थी जिसके बाद उनकी आंख में कुछ समस्या आई। तो तत्काल संज्ञान लेते हुए CMO साहब को निर्देशित किया गया है कि स्वयं जाँच करवा लें, एक कमेटी से चाहे तो करवा लें, चाहे CMS साहब से करवा के इसकी आंखें तत्काल प्रस्तुत करें। मैं अग्रवाल के यहाँ लेंस डलवाया था 13 दिसंबर को और एक दिन बाद लेंस बैठ गया, मवाद बन गया और इन्होंने वहाँ राज आई केयर गोरखपुर भेजा। वहाँ से स्थिति बिगड़ती गई तो हमने गया भैरवा, वहाँ इलाज किया, 2-3 ऑपरेशन हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं दिल्ली एम्स में दवा कराया, वहाँ के डॉक्टर कहे ठीक है कुछ दिन लगेगा, आँख निकालना पड़ेगा, ये स्थिति है। और डॉक्टर की चैम्बर में जाने के बाद धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तो पंजाब की सियासत को लेकर आ रहे बयानों और सूबों की हलचल पर श्रोमणी अकाली दल की भी नजर है। पार्टी नेताओं ने सीधे निशाने पर केजरीवाल को लिया। चाहिए तो ये था कि अब वो खुद इधर आ जाते, इतने लोगों को, सारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज तो फिर स्टेट की लग रही है, तो बैठेंगे भी उधर, हमारे ही गेस्ट हाउसेज में होनी है, खर्चा फिर हमारे ही है। तो ये पंजाब को काफी चूस लिया, अब पंजाब का खेड़ा छोड़े। तो पंजाब वालों को भी चाहिए कि अब वो अपनी स्टेट की तरफ मुड़े। अब केजरीवाल तो चाहेगा कि सारा जो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब जिनको शीश महलों में रहने की आदत पड़ गई
वो आप कहीं क्वार्टर में जाके तो रह नहीं सकते। तो अब वो उनकी नजर सारी पंजाब सरकार के ऊपर है कि वो सारी फैसिलिटीज जो है वो पंजाब की सरकार दे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। पंजाब के लोग आप क्या मानते हैं, स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? है? मानते हैं स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? नहीं, स्टेबिलिटी कहाँ है यहाँ? यहाँ इनके पास है ही कुछ नहीं। स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी नंबर्स तो उनके पास नहीं, नंबर्स भी हैं, वो उनके हाथ में थे। यहाँ तो हुक्म ही आता था। जब भगवंत मान का ऑफिस कौन चला रहा है? पहले तो आप ये बताइए, भगवंत मान खुद चला रहे हैं ऑफिस? आप मानते हैं? उनका ऑफिस जो केजरीवाल के साथ जेल में था, उनका पीए, वो उनका ऑफिस चला रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल हजारों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक खास जिप्सियों में इसके अलग अलग इलाकों में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 380 से ज्यादा पंजीकृत वाहन हैं जो सैलानियों को रोमांचक वन्यजीव अनुभव प्रदान करते हैं। मौजूदा नीति के अनुसार सैलानियों को जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए जिप्सियों को ऑनलाइन प्रणाली की मदद से यात्रा के 72 घंटों के भीतर बुक किया जा सकता है। सोमवार को जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन ने पार्क वार्डन से मुलाकात कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जिप्सी रोटेशन प्रक्रिया में बदलाव की अपील की। वार्डन साहब से आज मिले हैं, डायरेक्टर साहब के अफसर में, तो उनको बताया कि देखिए आप हाई कमान है, यानी कि एक रेट की हड्डी है कॉर्बेट की, तो कोई कुछ भी कहे लेकिन डिसीजन मेकर आप हैं, आपको डिसीजन लेना है क्या सही है क्या गलत। अगर आप 28 चक्कर गाड़ी मालिक को दे रहे हैं तो अगर वो 14 दिन में 28 चक्कर ले ले तो उसके बाद 29 चक्कर तो ले नहीं सकता। तो इसलिए आपको रोटेशन इस प्रणाली को सही व्यवस्थित करना चाहिए जिसमें रोजगार बढ़े और कंजर्वेशन भी हो। पार्क अधिकारियों के मुताबिक जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन की मांगों पर विचार करते हुए मौजूदा जिप्सी रोटेशन नीति में बदलाव किया जा सकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन से संबंधित जो नेचर गाइड्स हैं वो मिलने आए थे। उनका मांग है कि कॉर्बेट के गर्जिया जोन में सफारी जिप्सी जो है उनकी संख्या कुछ कम है या पर्यटकों का इस ओर रुख नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कॉर्बेट में जिप्सी को रोटेशन की व्यवस्था के संबंध में कुछ बताया गया है। इसके अलावा उनको अवगत कराया गया कि अभी वर्तमान में पीक सीजन चलने वाला है, तो पीक सीजन में गर्जिया में गाइड्स की पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और निश्चित तौर पर जो उनकी मांगे हैं उस पर भी सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1936 में स्थापित ये बंगाल टाइगर हाथियों, तेंदुओं और अलग अलग प्रकार की पक्षी प्रजातियों का आरामगाह बना हुआ है। अमेरिका ने आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पिछले हफ्ते 104 भारतीयों को निर्वासित कर दिया। निर्वासित किए गए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रुककर आव्रजन कानूनों को तोड़ा है। The first way, which we could say the most commonly used way, is the visa overstay. People go on just once. People from India go on various visas such as student visas, business visas, and tourism visa, and they violate the visa norms by going to the other country, in this case the US, and they overstay their visa period, and they also indulge into other activities for which the visa was actually granted. For example, a visa is being granted for tourism purpose, they start working there and they don't come back to India again. The second way would be could be like those who go on forged documents or false documents, such as forging the passport, visas, and other identity documents. हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन व्यक्तियों को भारत में कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक जो लोग अवैध रूप से प्रवास करते हैं, गलत जानकारी देते हैं या जाली दस्तावेज बनाते हैं, उन पर उत्प्रवास अधिनियम 1983 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। So there are provisions as per Indian law to penalize under Immigration Act 1983 and Passport Act 1967.
And under Section 336 of Indian Penal Code, means now it is BNS. But when a deported Indian uses illegal documents or any forged or fake documents, and he or she has been deported by the country, and they have likely used any documents, so they will face the consequences as per the Immigration Act and Passport Act, and it will attract Indian Penal Code now.